नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इस कंसेप्ट का पूरे फिजिक्स में बहुत यूज है और इस कंसेप्ट को बढ़िया से हम लोग समझ लें, पढ़ लें, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। देखिए क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मान लीजिए यह हो गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हेयर A vector, B vector, C vector and D vector is called vector component of resultant vector, resultant vector का ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। कौन? ए बी सी एंड वेक्टर कंपोनेंट। इस सब ए बी सी डी मिल करके आर वेक्टर फॉर्म हुआ है, इसलिए रिजल्टेंट का ऐसा वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे आपका बॉडी कंपोनेंट, हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, नाक हो, ये सब क्या है? बॉडी कंपोनेंट है। ये पूरे मिल करके बॉडी का फॉर्मेशन किया है। उसी तरह से ये चार वेक्टर मिलकर रिजल्टेंट बना रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो है याद रखने वाला बात क्या है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर may be greater less and equal to magnitude of vector component. The magnitude of resultant vector may be greater, less and equal to magnitude of vector component. वेक्टर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? छोटा, लेस भी हो सकता है। तो आप अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 16 प्लस 9 इक्वल टू 5 यूनिट। अब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, अब ये क्या कहलाएगा? 4i कैप और 3j कैप क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट का वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4। हियर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 4 यूनिट। रिजल्टेंट 5 है, रिजल्टेंट में ग्रेटर देन 3 यूनिट। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? वेक्टर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए सेकंड आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस
3i कैप अगर लिखते हैं, तब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4 में से 3 गया बराबर 1 यूनिट। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, जबकि वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इसका 4, इसका क्या है? हेयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लेस देन 4 यूनिट, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लेस देन 3 यूनिट, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। क्लियर? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा भी हो सकता है, ये भी समझिए। जैसे मान लो ऐसे भी समझ सकते हैं हम, मान लिया जाए इधर लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स और इस डायरेक्शन में लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन क्या है? 4 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से 3 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से छोटा है। 4 न्यूटन 3 न्यूटन एक कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड से 4 और 3 दोनों क्या है? बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से, ये भी पॉसिबल है। और थर्ड नंबर, अब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिख दीजिए 4i कैप प्लस 0j कैप। अगर किसी वेक्टर के साथ नॉन वेक्टर को जोड़ दें, इधर घटा दें, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वेक्टर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 4 यूनिट और वेक्टर कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑल्सो 4 यूनिट, तो इक्वल भी हो सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? किसी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक पार्ट में अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे द एनी वेक्टर एच स्प्लिट 2 and more part in different direction is called, then this process is called resolution of वेक्टर। इस प्रोसेस क्या कहेंगे? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। द एनी वेक्टर इज स्प्लिट 2 and more part in different direction, then this process is called resolution of वेक्टर। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को 2 या 2 से अधिक पार्ट में अगर स्प्लिट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, रिजॉल्व करना माने स्प्लिट कर देना, तोड़ देना डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे मान लो या ए वेक्टर है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल दूसरा पार्ट में टूट गया, सेकंड के हेड से थर्ड का टेल, थर्ड के हेड से फोर्थ का टेल और फोर्थ के हेड से फिफ्थ का टेल और फर्स्ट के टेल से
फाइनल के हेड को मिलाने वाला वेक्टर। ये चारों का क्या कहलाएगा, पांचवा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ए वेक्टर इक्वल टू राइट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। इसका मतलब है A1 A2 A3 A4 A5 ये पांचों वेक्टर कंपोनेंट का लगा एक का। इसका मतलब ए को हम कितना पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 5 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पांचों जो है ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जो है हम लोग को समझना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो कि काफी यूज है पूरे फिजिक्स में। चाहे वह फिजिक्स का कोई भी पार्ट लें, उसमें जो है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जहां भी वेक्टर आएगा वहां रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज आएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, अगर किसी वेक्टर को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा वाई के डायरेक्शन। देखिए दिस वेक्टर, एक पार्ट अलोंग एक्स, एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा हो गया वाई के डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट। तो दिस वेक्टर इज स्प्लिट इन टू पार्ट, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। इसको उठाकर यहां रख दीजिए, तो यहां रखेंगे तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और इसको अगर उठा के यहां रख दीजिएगा, इसको आप यहां लिख दें, देखिए ये आपका दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस, इसको उठा के यहां रख दीजिए। अब ये जो दिस कंपोनेंट और दिस कंपोनेंट, ये दोनों मिल करके रिजल्टेंट ए हो गया। ये दोनों मिलकर के कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल। और रेक्टेंगल का डायगोनल जो है, यह दो वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए कंपोनेंट और वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ए वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस, इसको आप यूनिट वेक्टर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, आई कैप इधर क्या हो जाएगा, जे कैप। अब इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और उतना ही से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ए वाई मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और उतना ही मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स के डायरेक्शन में है। एक्स के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो लिख सकते हैं एक्स आई कैप, दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दिस वेक्टर डायरेक्टेड along y axis and their magnitude is y। तो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर यूनिट वेक्टर, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, दिस बिकम्स ए यूनिट वेक्टर along y axis, राइट। ए वाई जे कैप। अब हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए वेक्टर इक्वल टू, एरो हटा दें तो मोड़ हट जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और दिस एंड दिस कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर।
दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आई और जे में अगर लिख दिए तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख रहे हैं। क्यों? कि वेक्टर कंपोनेंट, इन दोनों वेक्टर कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? दिस मैग्नीट्यूड राइट, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं आप? यहां से डायरेक्शन लिख सकते हैं। मान लो दिस वेक्टर ए वेक्टर मेक एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ay अपॉन ax। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। इस तरह से आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता रहना चाहिए। अब जो है अगर वेक्टर और थीटा अगर एंगल दिया हुआ है तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझना है। देखिए दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन वाई एक्सिस, वेक्टर एंगल थीटा। दिस एक्स आई कैप और दिस ए वाई। वेक्टर की स्पीड कर दिया दो पार्ट में। एक्स यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। वाई में क्या है? इसको उठा के यहां रख देंगे। वेक्टर कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। दिस वाई जेकब। ट्रायंगल से इसको उठा के यहां रख दीजिए। फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, रिजल्टेंट हो गया ओ ए एन। अब cos थीटा क्या लिखेंगे? बेस 90 के सामने क्या है? हाइपोटेनस। एक्स अपॉन मॉड ऑफ दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ ओ इक्वल टू सीधा लिख दीजिए ए वेक्टर। लाइन इस एरो का लेंथ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए cos थीटा। और साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर इस एरो लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस। क्या लिख देंगे? ए वाई, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, मॉड ऑफ ए साइन थीटा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको आपको याद रखना है। एक चीज गौर करिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कॉमन क्या है? मॉड ऑफ ए कॉमन है। ये एंगल थीटा और यहां एंगल थीटा कॉमन है। डिफरेंस क्या हो रहा है? कॉस का और साइन का। तो आप कह सकते हैं ए वेक्टर एक्स के साथ एंगल बना रहा है, उधर कंपोनेंट कॉस के टर्म में लिखेंगे और उसके परपेंडिकुलर साइन के टर्म में लिखेंगे। फिर से एक बार देखिए, इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखिए कि सिमिलर क्या है। मॉड ऑफ ए दोनों जगह है, थीटा थीटा दोनों जगह है। डिफरेंस क्या हो रहा है? एक्स के साथ एंगल बन रहा है, उधर कॉस का टर्म आ रहा है। और वाई में क्या आ रहा है? एक्स के परपेंडिकुलर वाई होता है, वाई में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट याद रखें, जिसके साथ एंगल कॉस और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन। मॉड ऑफ ए थीटा थीटा दोनों जगह क्या है? कॉमन है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझिए,
जैसे ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश है, ऊपर वाई है, नीचे वाई डैश है। दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट, एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर? तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जिसके साथ एंगल इधर कॉस मॉड ऑफ ए कॉस 60, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके साथ, इसको तोड़ दीजिए और इसके यहां फिगर में दिखा लीजिए, क्या लिखेंगे? ए वेक्टर 4 cos 60, परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे? 4 sin 60। वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 4 जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर cos, और उसके परपेंडिकुलर में क्या लिख दिए? sin। 4 और 4 कॉमन, एंगल कॉमन। अब डायरेक्ट लिख दिया ना, एक्स कंपोनेंट 4 cos 60 है, तो 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 मीटर। वाई कंपोनेंट क्या है? 4 sin 60 है, 4 इंटू √3/2, राइट, 2 √3 मीटर। यहां से एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट क्या हो गया? फाइंड हो गया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, मान लीजिए कि सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, ये एंगल 45 बन रहा है। तो क्या करेंगे? इधर कंपोनेंट आ जाएगा 2 cos 45, इधर आ जाएगा 2 sin 45, जिसके साथ एंगल उधर cos, परपेंडिकुलर में क्या लिख देना है? sin। दिस एंड दिस कॉमन एंड दिस एंड दिस कॉमन। अब क्या लिखेंगे? cx इक्वल टू माइनस एक्स के डायरेक्शन, माइनस 2 cos 45 1/√2 माइनस √2 मीटर। cy क्या होगा? y के डायरेक्शन में 2 1/√2 माइनस √2 मीटर। इस तरह से आप, क्योंकि इधर निगेटिव एक्स है तो निगेटिव लगा दिया, इधर निगेटिव वाई है तो निगेटिव लगा दिया, यहां रिजॉल्व कर लीजिए, यहां स्प्लिट कर लीजिए दो कंपोनेंट एक्स में और वाई में, और यहां लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर का टर्म अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सी वेक्टर इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई, तो सी वेक्टर राइट माइनस √2 आई कैप माइनस √2 जे कैप, दिस राइट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए एक डी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और वाई एक्सिस से 30 डिग्री कोण बना रहा है, वाई डैश एक्स। अब देखिए वाई एक्सिस से बना रहा है, तब दो काम कर सकते हैं। तो वाई से अगर 30 है तो एक्स से कितना बना रहा है? 60, क्योंकि पूरा 90 है। वाई से 30 है तो एक्स, वाई से 30 तो एक्स से 60। अब हम क्या लिख सकते हैं? इधर 6 cos 60, इधर क्या लिख सकते हैं? 6 sin 60। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? डी का एक्स कंपोनेंट 6 इंटू cos 60 हाफ 3 मीटर, डी का वाई कंपोनेंट दिस डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस माइनस 6 √3/2 3 दिस। इस तरह से हम कंपोनेंट लिख सकते हैं एक्स में और वाई में। दिस डायरेक्शन एक्स डैश एंड दिस डायरेक्शन इज वाई। तो यहां हम एक्स और वाई में कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है, दिस डायरेक्शन एक्स, मान लिया ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट एक्स के डायरेक्शन में, इधर क्या है? वाई के डायरेक्शन में।
अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स एक्सिस 0 डिग्री कोण बन रहा है, तो कंपोनेंट क्या लिखेंगे, ई कॉस 0 या 2 कॉस 0 लिख दीजिए, 2 कॉस 0। परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे, 2 साइन 0। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 2 कॉस 0 1 2। वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 0। तो आप याद रखें, जो वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है, यूनिट यहां लिखे हैं, मीटर लिख दे, मीटर मीटर में आ जाएगा मीटर। अब देखिए, जो वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में है तो उसका कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, और परपेंडिकुलर में क्या है, 0 है। तो जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख दीजिए, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। जैसे मान लिया जाए ए वेक्टर ऐसे है, अब इसी के डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट पूछेगा तो इसके मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर कोई पूछेगा तो क्या होगा, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो जाएगा। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन टेक वाई एक्सिस, तो ए वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। तो कोई भी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है तो उसके मैग्नीट्यूड इक्वल लिखिए, और उसके परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे। एंगल पे है, एक्स के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है तो एक्स में लिख दीजिए कॉस, परपेंडिकुलर लिख दीजिए साइन। तो ये आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के माध्यम से कैसे बनाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रहेगा। और इस तरह का वीडियो लेक्चर अगर देखते रहना है, फिजिक्स को बेहतर बनाना है, फिजिक्स को लर्न करना है, फिजिक्स को सीखना है, तो इस वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। इसमें और कुछ नया वीडियो बनाने के लिए अगर आपको फील होता है तो आप कमेंट जरूर लिखें, इस टॉपिक पर जो है नया वीडियो बनाया जाए, या कुछ कमी रह रहा है, उस कमी को आप जो है कमेंट से बता सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको बाय कमेंट जो है आप बता सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। क्लियर?